हेलो डी फ्रेंड्स, बिल्कुल जी, आप गुरुजी। आज जो हमारा वीडियो एसएम टॉप 50 का 10th पार्ट आपके लिए लेके आए हैं, तो वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द वन वेयर द सेंट्रोइड ऑफ सेक्शन लाइज आउटसाइड सेक्शन। इन चारों में हमें उसको कंसीडर करना है जिसका जो सेंटर होता है या फिर सेंट्रोइड जो होता है उस सेक्शन का, वो उसके सेक्शन से आउटसाइड ही लाई करता है। वो कौन सा सेक्शन होता है? तो मैंने आपको बताया था, जब हम स्टील का शुरू कर रहे थे चैप्टर, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एंगल सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिसका जो सेंट्रोइड होता है उसके सेंटर से बाहर होता है। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास एंगल सेक्शन है, तो इसका एक्स एक्स देखिए, ये इसका वाई वाई देखिए, तो यहाँ पे इसका सेंट्रोइड आउटसाइड ही लाई करता है। ऑप्शन हमारा सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पार्शली सेफ्टी फैक्टर जो होता है शो वेल्डिंग एंड फील्ड वेल्डिंग के लिए, वो कितना होता है? तो इसका भी मैंने आपको आंसर बताया था कि 1.25 एंड 1.5 जो होता है वो पार्शली सेफ्टी फैक्टर होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ माइल्ड स्टील वेट अबाउट। 1 क्यूबिक मीटर जो माइल्ड स्टील होता है उसका कितना वेट होता है? तो यहाँ पे केजी में पूछा गया, तो आपको केजी में पता होना चाहिए। क्यूबिक मीटर में भी हमारा आंसर ये होता है। केजी में सिंपली आपको हो सकता है कि आपको 78-50 केजी ऑप्शन में दिया हो, या फिर 78-50 केजी पर क्यूबिक मीटर ऑप्शन में दिया हो, या हो सकता है कि आपको 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, सॉरी स्क्वेयर नहीं, क्यूब दिया हो। ये भी आपको ऑप्शन में दिया हो सकता है। तो आपको ये तीनों ही पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। वैसे इजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो उतना मुश्किल काम नहीं है। हो सकता है कि सेंटीमीटर जो क्यूब है ग्राम पर सेंटीमीटर, ये थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, पीछे तो फॉलोइंग इज टाइप ऑफ बोल्ट। इन चारों में से कौन से टाइप का बोल्ट है, तो वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो बोल्ट है वो सारे ही बोल्ट होते हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो सीरीज है ये प्रैक्टिस के लिए सीरीज है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको ये क्वेश्चन करवाए नहीं, ये सारे क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए जो है सीरीज बनानी पड़ती है, देखना पड़ता है कि आप कितने पानी में हैं। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एज पर हमारे आईएस कोड द करेक्टरिस्टिक्स यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है हॉट रोलर हाई यील्ड डिफॉर्म बार के लिए कितनी होती है? तो देखिए, यहाँ पर हमसे किसके बारे में पूछा गया, हाई यील्ड स्ट्रेंथ जो होती है उसके लिए। तो उसके लिए जो हमारे पास 86 यील्ड स्ट्रेंथ होती है वो 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया गया, लेकिन आपको स्क्वायर भी पता होना चाहिए। अब 250 भी होती है किसी के लिए, तो ये माइल स्टील जो होता है उसके लिए होती है। ये पॉइंट्स भी आपको पता होना चाहिए कि माइल स्टील के लिए 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, माइल स्टील एंड एचवाईएसटी बार जो होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में पूछा ही जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट वोल्ट इन द एंड जॉइंट मेजर अलोंग द रोड डायरेक्शन इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? एल सी हम उसको बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यूनिट ऑफ डिजाइन बिंड प्रेशर पी जेड। यूनिट ऑफ डिज़ाइन जो होता है बिंड प्रेशर का, जिसको पी जेड से हम डिनोट कर सकते हैं, वो क्या होता है? तो वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टील इज ए डैश मटेरियल। स्टील जो होता है वो क्या, कौन सा मटेरियल होता है? स्टील जो होता है वो क्या होता है, कौन सा मटेरियल होता है? तो वो एक इलास्टिक मटेरियल होता है। इसमें कार्बन कंटेंट की अगर हम बात करें तो 0.15% से लेकर 1.5% इसमें कार्बन कंटेंट होता है। अब यहाँ पे भी सब कैटेगरी डिवाइड किया हुआ कि 0.15 से लेकर 0.30 किसके लिए होता है। तो यहाँ से ऐसी ऐसी कैटेगरी आपको डिवाइड करके देखने को मिलेगी। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। जिसने स्टील की वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, हमारा फर्स्ट ही पार्ट था, उसको जाकर आकर देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, इन विंड लोड कैलकुलेशन द K1 इज डिनोटेड बाय। विंड लोड कैलकुलेशन जो होता है उसमें जो K1 होता है उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो वो उसको हम रिस्क फैक्टर जो होता है ऐसे डिनोट करते हैं, K1 जो होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर हमारे इस आईस कोड के अकॉर्डिंग ये किस पर बेस्ड होता है। ये जो हमारा आईस कोड है कौन सी मेथड पर बेस्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही मेथड दिए गए हैं कि कौन से मेथड पे हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 जो होता है वो बेस्ड होता है। तो वो होता है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड पर ही ये बेस्ड होता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड फॉर। क्रॉस स्टाफ किसके लिए यूज करते हैं। तो क्रॉस स्टाफ जो होता है, आपको अगर राइट एंगल जो होता है, समकोण जो होता है वो बनाना है तो आप क्रॉस स्टाफ का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। सो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच माइनर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन सर्वेइंग। माइनर इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया जाता है सर्वेइंग में, तो वो होता है अवनी लेवल। अवनी लेवल जो होता है उसको हम माइनर इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं सर्वेइंग में। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ द लाइन इज मेजर विद द हेल्प ऑफ। स्लोप ऑफ द लाइन उसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, वो होता है क्लाइनोमीटर। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइनोमीटर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज किया जाता है। क्लाइनोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है। तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि स्लोप जो होता है किसी लाइन का उसको मेजर करने के लिए हम क्लाइनोमीटर को ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश इज यूज्ड टू मेजर द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर फिगर ऑफ द प्लॉटेड मैप। वो क्या होता है। तो एरिया की जब भी बात होगी तो हमारा आंसर प्लेनीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा आंसर इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ईडीएम इंस्ट्रूमेंट। ईडीएम इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें कौन सा नहीं आता है, हमें ये बताना है। तो कौन सा नहीं आता है ईडीएम में, तो ईडीएम में प्लेनीमीटर नहीं आएगा, क्योंकि ये पीछे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ये इसको मेजर करता है जो एरिया होता है उसको मेजर करता है। बाकी ये तीनों जो है इसके पार्ट है, इसको सब कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेल यूरोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेल यूरोमीटर जो होता है किसका एग्जाम्पल होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेल यूरोमीटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेल यूरोमीटर जो होता है किसका एग्जाम्पल होता है, तो वो होता है माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसका एग्जाम्पल होता है। इट मीन्स कि बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द प्लेनीमीटर कांस्टेंट इज एडेड ओनली व्हेन। वैल्यू जो होती है प्लेनीमीटर कांस्टेंट की वो हम कौन से केसेस में ऐड करते हैं, जब क्या होता है। तो हम प्लेनीमीटर की वैल्यू जो होती है कब कांस्टेंट होती है, कब ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें के जो एंकर वैल्यू पॉइंट जो होता है वो अंदर होता है एरिया के। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज मेजर यूजिंग ए प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर जो होता है सिर्फ एरिया को ही मेजर करता है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काउज एनी ऑब्जेक्टिव स्टैंडिंग above the terrain to lean away from the principal point of a photo readily in a aerial photograph is। तो उसको हम बोलते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स अगेंस्ट फ्लेक्चर द मैक्सिमम स्ट्रेन जो होता है टेंशन रेनफोर्समेंट में एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन। कौन सी वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर सी आंसर हो जाएगा। इस वैल्यू से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर एच वाई एस टी बार द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस शेल बी। अगर आप एच वाई एस टी बार को यूज करते हैं तो वैल्यू जो होती है बॉन्ड स्ट्रेस की वो 60% इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स कि हमारा आंसर डी आंसर हो जाएगा। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स लोड मींस दैट द वैल्यू ऑफ लोड व्हिच हैज डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो 95%। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए द टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स लोड जो होता है उसका मीनिंग ये होता है कि दैट द लोड व्हेन हैज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड। कौन सी वैल्यू से एक्सीड नहीं होगी जब उसकी ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर वो कौन सी वैल्यू के बराबर होता है, तो 95 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील के लिए। स्टील के लिए पार्शियली फैक्टर जो सेफ्टी होता है वो 1.15 होता है। 1.5 जो होता है वो कंक्रीट के लिए होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी, वैसे इजी लेवल का क्वेश्चन है ये, ज़्यादा टफ लेवल का नहीं है।
अब देखिए सेम ही क्वेश्चन पूछा गया लेकिन थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन बना के बताया गया यहाँ पे। देखिए व्हेन असेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रक्चर और या फिर स्ट्रक्चरल मेंबर की फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द वैल्यू ऑफ पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर, देखिए रेनफोर्सिंग स्टील के लिए, सिंपल स्टील के लिए पता है हमें कि हम हमारा आंसर ये होगा, लेकिन क्वेश्चन कितना लेंथी बना के पूछा गया है। तो हो सकता है कि कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पूरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सीधा ही सोच देते हैं यार इसका आंसर क्या होगा, तुक्का लगा के फिर हाँ ये होगा यार, तुक्का लगा के हाँ यही होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। तो ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ से ही आपका आंसर सॉल्व कर सकते हैं आप। स्टील के लिए है तो हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो भी सेम ही है, अंडर लिमिट स्टेट मेथड वैल्यू जो होती है पार्शली सेफ्टी फैक्टर की स्टील के लिए। देखिए स्टील के लिए लिमिट स्टेट मेथड में हमें पता है कि ये वाली वैल्यू होती है, इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर एट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की आप कितने दिनों के लिए मेजर करते हैं। तो जब भी आप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ करते हैं तो जो वैल्यू होती है वो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आती है और 150 एमएम का क्यूब जो होता है उसको आप यूज करते हैं। ये पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है। एंड 28 दिनों के तक आप इसकी क्योरिंग करते हैं। 90% जो होता है वो ह्यूमिडिटी होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ स्टील डिजाइन द मिनिमम वैल्यू जो होती है स्ट्रेस की बिलो विच नॉट मोर देन ए स्पेसिफाइड परसेंटेज यूजली 5% ऑफ कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस ऑफ सैंपल टेस्टेड आर एक्सपेक्टेड टू ओकर इज कॉल्ड। तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स लोड बोलते हैं, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स यील्ड बोलते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है सेफ्टी के लिए एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए बिफोर फेलियर ओकर इज कॉल्ड। एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है जिसकी बिफोर फेलियर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लिमिट स्टेट बोलते हैं। लिमिट स्टेट हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एस्टिमेशन कोस्टिंग में करवाया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइल्स। हमारे पास टाइल का जो साइज दिया गया है 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर दिया गया है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरिंग के लिए ऑफ द सरफेस एरिया 100 स्क्वायर मीटर। हमारे पास 100 स्क्वायर मीटर का एरिया दिया गया है फ्लोर का, टाइल का साइज दिया गया। अब बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ पे लगेगी, आपको ये सिंपल ये बताना है। तो इजी लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखना कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्क्वायर मीटर में हमारा पास यहाँ पे एरिया दिया गया, स्क्वायर मीटर में दिया गया, तो हमारी जो टाइल का साइज है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको हमें सबसे पहले स्क्वायर मीटर बनाना पड़ेगा। तो सब स्क्वायर मीटर बनाने के लिए हमें वैल्यू जो होती है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। 0.3 इंटू 0.3, तो ये हमारे पास आ गया। इट मीन्स कि 0.09 ये आ गया हमारे पास स्क्वायर मीटर में इस टाइल का एरिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि 100 डिवाइड बाय 0.09, इससे आप डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए इस क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। 1111 नंबर ऑफ टाइल्स लगेंगी उस 100 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए। इजी लेवल का क्वेश्चन है, मैंने आपको वहाँ पर डिटेल में बताया है। एस्टिमेशन क्वेश्चनिंग का जो 5th पार्ट है उसमें अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकते हैं वो वाली वीडियो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रिक वर्क विद, हमारे पास रेशियो भी दिया गया है, प्रोपोर्शन ऑफ मोटार 10 क्यूबिक मीटर। ब्रिक वर्क के लिए कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, तो ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिकेशन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द, स्पेसिफिकेशन जो होती है वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, हमारी क्वांटिटी जो होती है मटेरियल की उस पर, या फिर क्वालिटी जो होती है मटेरियल की उस पर, या फिर नेचर ऑफ वर्क, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो किस पर डिपेंड नहीं करती है, जो हमारे पास क्वांटिटी होती है उस पर नहीं डिपेंड करती है। ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बाकी इन तीनों पर डिपेंड करती है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखिए, इफ वन बैग हैज 0.030 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम सीमेंट, नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड फॉर 2 टन के लिए, 2 टन के लिए। तो इजी लेवल का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि कई बार एग्जाम में ऐसा हुआ है कि आपको 1 टन में कितने नंबर ऑफ बैग्स लगते हैं, वहाँ पे 20 दिया गया तो 20 इंटू टू के लिए पूछा गया तो 40 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो 1 टन होता है किसमें, उसमें कितने केजी होते हैं। सिर्फ आपको डिवाइड कर देना है, बाकी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, हाउ मेनी बैग्स ऑफ सीमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर 14 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट कंक्रीट वर्क। हमारे पास रेशियो भी दिया गया है, M15 का रेशियो दिया गया है। 14 क्यूबिक मीटर हमारे पास कोई बन रहा है, तो सीमेंट की हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो 88 बैग्स उसमें लगेंगे। आपको इसमें क्या चाहिए कि सम ऑफ रेशियो तो आपके पास दिया गया है, आप सम कर सकते हैं, इसका 7 बनेगा। तो ड्राई मोटार जो होता है वो 1.54 लगता है 1 क्यूबिक मीटर के लिए, इनटू आप ये वैल्यू कर देंगे जितना भी आएगा आपके पास। सीमेंट एक नंबर पर आता है तो 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा यहाँ पे लिख देना है, इंटू 28.8 ओवर सम ऑफ रेशियो जो भी होगा 7। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 88 ही आएगा। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द नॉलेज ऑफ विच आइटम इज नेसेसरी फॉर द एनालिसिस ऑफ रेट। जब भी आप किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो किस चीज़ का आपको नॉलेज जो है वो होना ज़रूरी है। जब भी आप कोई एस्टिमेट बनाते हैं तो उसमें से आपको किस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें आपका जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है 10% का होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% का होता है। टूल एंड प्लांट के लिए आपको किसी कॉन्ट्रैक्टर से या फिर किसी और से किराए पर लेने हैं तो उसके लिए 1 से 1.5% ये भी आपको पता होना चाहिए। टास्क जो होता है लेबर का इन 1 डे में कितना क्यूबिक मीटर काम करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि टूल एंड प्लांट जो होता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि कई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि यार 1.5% आपको सामान खरीदने के लिए जो है PWD वाले देते हैं। मैंने आपको अपनी पीछे वीडियो में बताया था, सामान खरीदने के लिए नहीं देते हैं, वो किराए पर देते हैं। ऐसा तो अगर आपको JCB या फिर कोई जो बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है उसको लेने के लिए अगर गवर्नमेंट पैसा देने लगे तब तो ठेकेदार के मज़े हो गए। तो वो ऐसा करेगा कि एक ही टेंडर को भर देगा और उसको मशीन खरीदने के लिए पैसे मिल जाएंगे, तो अमीर हो जाएगा उतनी जल्दी। तो ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ किराए पर ले सकते हैं आप। उतना उन लोगों ने रखा होता है कि आपको इतना ही पैसा भाई दे सकते हैं हम। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब देखिए, कॉमन क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी वर्क के लिए। तो आपको पता है कि 1 क्यूबिक मीटर के लिए 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है वो लगती है। इजी लेवल का क्वेश्चन है। अब ये देखिए, ये भी इजी है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क विद सीमेंट मोटार। रेशो हमारे पास दिया गया है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क के लिए। आपको पता है कि एक के लिए 500 लगती है, तो 5 के लिए कितने लगी, 25 25 25 20 2500। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड रिक्वायर्ड फॉर 8 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क विद सीमेंट मोटार। रेशो हमारे पास दिया गया है, तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रनवे स्पीड ऑफ ए टरबाइन इज। रनवे स्पीड जो होती है टरबाइन की वो होती है द स्पीड अटेन बाय द टरबाइन अंडर नो लोड कंडीशन। कोई भी लोड की कंडीशन में जो स्पीड अटेन की जाती है किसी टरबाइन के द्वारा उसको हम रनवे स्पीड बोलते हैं। ऑप्शन सी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द सिलेक्शन ऑफ टरबाइन द स्पेसिफिक स्पीड या फिर हेड जो होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट ये हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, स्पेसिफिक स्पीड जो होती है 10 से 35 होती है कपलान टरबाइन के लिए। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये गलत है क्योंकि कपलान टरबाइन के लिए स्पेसिफिक स्पीड होती है वो 300 से ज़्यादा होती है, इसीलिए ये गलत है। बाकी ऑटोमेटिकली हमारी स्टेटमेंट सही है। तो इसको आप पढ़ लीजिए कि सही स्टेटमेंट है ये तीनों, याद कर लीजिए। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ए स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट इज डिजाइन टू हैव ए हेड ऑफ 35 मीटर एट एंट्री पॉइंट ऑफ टरबाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग टरबाइन शुड बी मोस्टली सिलेक्टेड फॉर इफेक्टिव एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए। स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए आप कपलाइन टरबाइन जो होती है उसको ही यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट। मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट जनरली एम्प्लॉयड इन एन इम्पल्स टरबाइन विदाउट जेट इंटरफेरेंस।
विदाउट जेट इन्फ्रेंस। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जेट जो होते हैं जो कि एम्प्लॉयड होते हैं इम्पल्स टर्बाइन में वो 6 होते हैं। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेल्टन व्हील वर्किंग अंडर ए कांस्टेंट हेड। पेल्टन व्हील जो होती है वो काम करती है कांस्टेंट हेड एंड डिस्चार्ज पर। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है व्हेन स्पीड रेशियो जो होता है वो 0.46 होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफिक स्पीड जो होती है टरबाइन की इज द स्पीड ऑफ इमेजिनरी टरबाइन आइडेंटिकली विद द गिवन टरबाइन बीच क्या होता है, विच डेवलप यूनिट हॉर्स पावर अंडर लिमिट हेड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये सही स्टेटमेंट है, ये भी सही स्टेटमेंट है। ये देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप क्वेश्चन भी बन सकता है आपका एग्जाम में। तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। फ्रेंसिस टरबाइन इज इम्पल्स टरबाइन, नॉट, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैपिटेशन। कैपिटेशन वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अप्रोक्सीमेट आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा। तो इस चीज़ को आप खास ध्यान रखिए। अगर आपने हमारा टरबाइंस वाला हाइड्रोलिक्स का चैप्टर नहीं देखा तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो कैपिटेशन इन पंप इज काउज प्राइमरली ड्यू टू। कैपिटेशन जो होती है वो आपको देखने को मिलती है द नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड ऑफ द सिस्टम इज टू लो फॉर सिलेक्टर पंप के लिए, तब आपको कैपिटेशन जो होती है पंप में वो सबसे पहले देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पंप हैविंग हाई स्पीड मीन्स। एक पंप है जिसके पास क्या है, हाई स्पीड है, उसका मीनिंग होता है दैट इट इज ए एक्सिली फ्लो पंप, दैट इट इज ए एक्सिली फ्लो पंप होता है वो। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रांसिस कपलान एंड प्रोपेलर टरबाइन कम्स अंडर द फंडामेंटल क्लास ऑफ। फ्रांसिस कपलान एंड प्रोपेलर टरबाइन जो होती है वो कौन से फंडामेंटल ऑफ क्लासेस में आती है, तो वो रिएक्शन टरबाइन में आती है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी टॉप 10 सीरीज का पार्ट नंबर 10, 50 क्वेश्चन थे। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि जो हमने 10 आपके लिए पार्ट बनाए हैं उसको एक ही वीडियो में कन्वर्ट कर दे, ताकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, वो कमेंट करते रहते हैं कि सर फर्स्ट पार्ट नहीं मिल रहा है, फोर्थ पार्ट नहीं मिल रहा है, तो उनके लिए प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो जिन लोगों ने देख लिया उनके लिए तो फ़ायदा है, कोई बात नहीं, जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो एक पार्ट में ही देख सकता है। तो ऐसी ही सीरीज आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।